अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम मामलात हैं, भारत पाकिस्तान कशीदगी, पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से धमकियाँ। मीडिया देखें जी, मन घड़त इस वक्त प्रोपोगंडा बातें की जा रही हैं, इस वक्त जिनका कोई ना सर है ना पैर है, विदाउट एनी फैक्ट्स जो है इस वक्त बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। इस वक्त कहा गया है जी, इमरान खान साहब ने पहले दिया, आज DG ISPR की तरफ से जवाब दिया गया और ये कहा गया कि रिटेलिएट करेंगे नहीं, हम मतलब सोचेंगे नहीं बल्कि हम रिटेलिएट करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान और खित्ते की सूरत हाल, पाक भारत ताल्लुकात, इस पूरे तनाजुर में क्या होने जा रहा है, इस कशीदगी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ जनरल मुशर्रफ साहब मौजूद है, साबिक सदर पाकिस्तान। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। तो आपकी सेहत कैसी है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना, आपने अपनी सेहत के बारे में हमें बताया। कैसा महसूस, कैसा फील कर रहे हैं आप पाकिस्तान में? सब सेहत के बारे में भी आपके जानना चाहते हैं पहले तो जनरल साहब। मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। अच्छा। एंड प्रॉब्लम था लेकिन अब बहुत इम्प्रूव हो गया माशाल्लाह। अच्छा जनरल साहब, एक और चीज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सुनी और हमने तारीख में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि 2002 के अंदर पाक भारत कशीदगी थी, तकरीबन 8 या 10 माह का एक एस्केलेशन थी। भारत ने अपने ट्रूप्स, अपने जहाज, अपने बहरी, मतलब हर तरह से जो है इस वक्त पाकिस्तान पे टेंशन बढ़ा दी थी। आप उस वक्त सदर थे, वो क्या यानी रिटेलिएट करने की बात आजकल हो रही है, आपका जवाब या आपकी कमांड क्या थी अपने जो मातहत अफसरान थे उनको? और हमने देखा था कुछ ही देर बाद भारत हट गया था, 100 अरब का नुकसान भी उसका हो गया था। वो क्या आपने क्या करा था उस वक्त, उस 2002 के अंदर? देखिए 2002 में यस वो कन्फ्रंट वो कर गए थे जी। जब उनके पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तो उन्होंने पूरी फौज आगे कर दी, जैसे अभी की सिचुएशन है। अच्छा। तो जब उन्होंने फौज आगे की, हमने भी फौज आगे कर दी। सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है कि वो जब इंडिया अपने ईस्टर्न फ्रंट से, यानी चाइना, बांग्लादेश, असम, वहां से कोई 8-7-8 डिवीजन लेकर वेस्ट की तरफ ले आता है, वो बड़ी खतरनाक चीज हो। और उस वक्त वो ले आया था। अच्छा। तो उसका मकसद जो हम लेते हैं वो ये है कि अटैक करने को तैयार है। तो यही सूरत हाल हुई थी वहां। और मैंने ये किया कि मुझे तो नॉर्मल, हमने भी मूव कर दिए अपनी फोर्सेस, लेकिन मुझे इंटेलिजेंस वालों ने बताया एक रात को ये सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर में करने वाले हैं, एयर स्ट्राइक। अच्छा। उस पे मैंने एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ तो मैं था लेकिन वाइस चीफ थे उस पर, उनको मैंने आर्मी हाउस में बुलाया और मैंने उन्हें बिठाया और मैंने कहा देखो ये वो अटैक करने वाले हैं, सुना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। उस पे वी केप्ट रेटिंग। और मैंने एयर चीफ को बताया, जो एयर चीफ मार्शल मुशर्रफ मीर थे, उनको मैंने बताया कि आप पूरे एयरफील्ड्स को, हर एयरफील्ड में आप ओपन मैसेज भेजते हैं कि ये जब वो अटैक करेंगे तो हम इमीडिएटली उसको, रात ही को हम रिटेलिएट करेंगे और उसके अलावा सुबह सवेरे फर्स्ट लाइट पे दोबारा अटैक करेंगे। अच्छा। ये मैंने मैसेज ओपन करवाया और वो ओपन किया, मैं वो सुने होगा, उन लोगों ने सुन लिया होगा। और जब सुना तो वो घबरा गए, आई एम वेरी श्योर घबरा गए, और वो नहीं आए और उनकी फौजों को वो वापस बुला लिया उन्होंने। दिस इज व्हाट हैपेंड। अच्छा जैसे एक चीज और, इस सवाल एक और उठता है इससे, आप जब कहते हैं कि वो घबरा गए तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं मिलिटरीली, अगर मैं आपसे बात पूछूं, क्योंकि आप आर्मी चीफ भी रहे हैं माशाल्लाह, आप एक कमांडो के हैसियत से जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी उस हवाले से पूछूं, तो कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हमें एडवांटेज है, यकीनी तौर पे कुछ जगह उनको एडवांटेज होगा। जहां हमें एडवांटेज है वो यकीनी तौर पे डरते होंगे उन जगहों से। अगर आज वो कह रहे हैं कि कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या किसी और जगह सर्जिकल स्ट्राइक करने का सोचेंगे, तो हमारी जो इस वक्त क़यादत है उसको, वो कौन सी जगहें हैं जहां हमें एडवांटेज है और हमें अभी से टारगेट सेट कर लेने चाहिए? वो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी आपके जहन में है, मतलब कुछ हमें ऐसा गेम प्लान बना के रखना चाहिए पहले से? पहली चीज तो है, अगर वो ऐसा मेजर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं जी, तो उनको अपनी फौज दूसरे फ्रंट से, यानी 3 और फ्रंट है पाकिस्तान में, कोई 6 फ्रंट बनते हैं टोटल। अच्छा। जहां वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं कश्मीर को छोड़ के।
अब जब कश्मीर में वो करेंगे हमारे साथ, तो इनको उधर से अपने वेपन्स मूव करना पड़ेगा कश्मीर के अंदर। तो उस वक्त कारगिल में इन्होंने कोई सारे जितने बफर गन्स थे वो इन्होंने सारी मूव कर दी थी अंदर। ऐसे ही ये कुछ ऐसी सिचुएशन इस वक्त है। अगर ये कश्मीर में कुछ करेंगे तो बाकी जगहों से इन्हें फौज को अंदर लाना पड़ेगा कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। वो जब करते हैं तो इनके मिलिट्री बैलेंस जो है ना वो अनबैलेंस हो जाता है। अच्छा, ये मिलिट्री मैन समझ जाएगा इस बात को। वो अपने अपने फोर्सेस को अनबैलेंस कर देता है कि वो तीन दूसरी जगहों में कमजोर हो जाता है और वहां हमें वो मौका देता है कि हम उसे वहां मारें क्योंकि कमजोर हो गया, वहां फोर्सेस अंदर ले गया। तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात है। और जो आप बात कर रहे हैं वो टैक्टिकल बात है कि उनको बहुत सी जगहों पे एडवांटेज है कश्मीर में, हमें भी कई जगह पे एडवांटेज है। अगर हमें तैयारी करना है, रिस्पांस देना है उन्हें इंडियंस को, तो जहां वो करने वाले हैं वो तो वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी जगह। सही। लेकिन हमें अपने लिए सिलेक्ट कर लेना चाहिए उनको कहाँ एडवांटेज है, हमें कहाँ एडवांटेज है। और हमें जहाँ एडवांटेज है वहां हम उसका प्लान बना लें, पूरा प्लान बना लें अटैक का, और उसके बाद उतनी फोर्सेस जो चाहिए वहां उनको प्लेस कर दें, वहां प्लेस करें जहां से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लान। ये कार्रवाई तैयारी कार्रवाई होती है और ये अगर हम कर लेते हैं उसके बाद आराम करें, बैठे सोएं। अच्छा, उसके बाद आने दो। अच्छा, आते हैं तो फिर देखते हैं। सही। अच्छा, लेकिन ये यकीनी तौर पे हमारी फौजी क़यादत जो है जनरल बाजवा, यकीनी तौर पर ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं एज एन आर्मी चीफ उनके पास उनके इल्म में होंगी और उन्होंने प्लान्स किए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी माहौल है जनरल साहब, आपने एक तीसरी कुव्वत की बात बार बार की थी, पीटीआई गवर्नमेंट में आ भी गई है, लेकिन इस मुल्क के अंदरूनी जो माहौल इस वक्त सियासी है, अगर आप कौमी असेंबली की कार्रवाई 2 दिन से देख रहे हैं तो वहां एहतजाज हो रहा है, स्पीकर को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो कभी किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। एहतजाज किस पर हो रहा है कि करप्शन पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। अभी सिंध असेंबली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले इजलास हो रहा था, वहां फिर हंगामा आई हुई है और वहां भी मसला स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी था, कश्मीर नहीं था, भारत नहीं था, पुलवामा नहीं था। तो अंदरूनी तौर पर जो सियासी जो यहां पे शऊर है, जो सियासतदान है, जो 2 मेजर पार्टीज हैं, वो तो आपसी झगड़ों में, अपनी बीमारियों में, अपने नैब केसेस में उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये स्ट्रैटेजीज और ये तमाम चीजें कौम को एक करना, ये जो वक्त की जरूरत है, इसको कैसा देख रहे हैं आप, जो सियासी अंदरूनी इंतशार है? नहीं, अंदरूनी तो ये प्रॉब्लम है जी, लेकिन हमें बिल्कुल ये दैट डजंट मीन कि हम जो लोग कल्प्रिट्स है, जो बेईमान, जो चोर है, उनको हम छोड़ दें। छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उनका ताल्लुक मिलिट्री से नहीं है, उनका ताल्लुक सर्जिकल ऑपरेशन से कोई नहीं है जी। उनका ताल्लुक हमारी रिस्पांस से कोई नहीं है, तो वो भी चलता रहे, उसको रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो ऐसे लोग हैं जो हैं बैठे हुए, उनको पकड़ दकड़ हो रही है, वेरी गुड, क्यों नहीं हो, करना चाहिए और अपनी मिलिट्री तैयारी भी करनी चाहिए। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बिल्कुल हो सकती। अच्छा जैसे ये लास्टली, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, वो उस पर आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या आगे होने जा रहे हैं वहां का नक्शा। और दूसरी बात, भारत को कि आप मीडिया में इंडियन जाते हैं, इस वक्त वहां के एंकर्स को फेस करते हैं और फिर वो जिस तरह आप जवाब देते हैं उसकी पजीराई यहां भी कौम करती है उसको, लेकिन ये जो वहां का मीडिया कर रहा है, जो वहां के हुक्मरान कर रहे हैं, दिस इज ओनली अबाउट इलेक्शंस या कुछ और भी मकसद है आपको लगता है इसके पीछे? हाँ, ये दिस इज वेरी मच पॉसिबल दैट इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन कैंपेन। वो चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज की जाए जहां बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़े एंड दे विन इन द इलेक्शन। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। और अगर ये नहीं भी है तो वो ये कर रहे हैं टू डिस्ट्रैक्ट पब्लिक ओपिनियन, टू टर्न पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। और ये क्या हो सकता है वहाँ अफगानिस्तान में? बहुत कुछ हो सकता है वहाँ। मैंने कहा है कि उधर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अमेरिकन छोड़कर गए थे 1991 में, तो वहाँ या तो वॉरलॉर्डिज्म होगी, सब वॉरलॉर्ड्स एक दूसरे से लड़ेंगे और तो उसको अफगानिस्तान की तबाही मचाएंगे। दूसरी ये
कि 1997 में वहां तालिबान उभरे मुल्ला उमर के यूनिफाइड कमांड के अंदर। वो भी हो सकता है वो दोबारा हो जाए, एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ ये नॉर्दर्न अलायंस। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि वहां ये एक प्रॉक्सी वॉल चढ़ते थे, यानी वहां दो हिस्सों में तो बटे हुए होंगे जी, और वहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान खुद इन्वॉल्व हो जाए, जो हुए हुए थे। नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया सपोर्ट कर रहा था, अफगानिस्तान कर रहा था, और अमेरिका और रशिया कर रहा था। हम फेवरेबली देखते थे तालिबान का, हमारी एम्बेसी भी वहां थी, हमारा मिशन उधर था। तो वो सिचुएशन दोबारा हो सकती है कि एक उधर प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाए। तो ये तीनों सूरत हाल की पॉसिबिलिटी है। सही। अब इनमें हमें वो सिचुएशन को टैकल करना चाहिए जिसमें फायदा हमारा होगा। मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए इम्पार्शली, ऑल्दो डिफिकल्ट कि मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज, एक जजमेंट पास कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल में ओवरऑल उसका फायदा जो है वो हमें हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट है उनके साथ, बॉर्डर है, सही, कॉमन रिलीजन है, कॉमन कल्चर है, हिंदुस्तान का नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारा फायदा ठीक होगा। है। सही है जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया है आपने, बिलखुसूस नुकात उठी स्ट्रैटेजी के हवाले से, जहां हमें एडवांटेजेस हैं और किस तरह हम मिलिटरीली इस मामले को टैकल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या रख सकते हैं। साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ साहब की गुफ्तगू सुनी। कुछ बात होगी मुल्क की अंदरूनी सियासत की, आगा सिराज दुरानी के अरेस्ट से मुतल्लिक कुछ और हकायक होंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब मुल्क की अंदरूनी सियासत, बिलखुसूस कौमी असम्बली में अगर 2 रोज़ा कार्रवाई आप देखें, जहां डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी वजीर को बोलने नहीं दिया जाता, जहां इस वक्त अगर आप सिंध असम्बली की सूरत हाल देखें तो वहां सिंध असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश हो रही है। कहा जा रहा है तकरार जो आखिरी हुई हसनैन मिर्जा साहब जो GDA के पार्लिमानी लीडर हैं और मुराद अली शाह साहब में, वो इस बात पर हुई कि मसला कश्मीर पर करारदाद पेश की जाए या आगा सिराज दुरानी पर करारदाद पेश की जाए। ऐसी हालात इस वक्त ऐसी बहस हो रही है। असेंबली का माहौल देखें तो लगता है कि कुछ अलग ही माहौल, अपोजिशन किस रंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, कदावर शख्सियत, सियासी शख्सियत हैं, आपका एक कद काठ है और स्टैटर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले ये बताएं कि हो क्या रहा है, वजह क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन ये आपको बोलने नहीं देते, या आपके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, या ये सब कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहते, क्या वजह है, हो क्या, क्यों कर रहे हैं, आखिरकार किस चीज को छुपा रहे हैं, किस चीज क्या बेनकाब करना होना चाहिए जिसको छुपा रहे हैं, पर्दा रख रहे हैं, क्या मामला है ये डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो ये सवाल आपको इनसे पूछना चाहिए था कि इनको क्या खौफ है और क्यों मेरे बोलने पे वो हो रहा है। और मैंने तो एक बड़ा सिंपल सी चीज़ थी कि अगर ये स्पीकर के हवाले से बात हो रही थी पार्लियामेंट में तो मैं भी उस पर कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। और अब जब आप एक सीनियर मेंबर उठ के खड़े होते हैं और उसके बाद वो सारे स्पीकर्स की लिस्ट गिनवाते हैं और उसमें मेरा नाम भी नहीं लेते, पहली पाकिस्तान की खातून स्पीकर, इस्लामी दुनिया की पहली स्पीकर, उसका आप इस तरीके से, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो होना चाहिए, वहाँ ना चादर है, ना चार दीवारी है, न किसी ओहदे का तकद्दुस है, न औरत जात का तकद्दुस है, किसी चीज़ का तकद्दुस नहीं है। लेकिन इनके लिए ये जो आसमान से सारे उतरे हैं और इनके लिए जो है क्या रूल्स भी इनके लिए हैं, असेंबलियाँ भी इनके लिए हैं, पार्लियामेंट सारी इनकी उस पे है, तो बहुत एक अफसोसनाक बात है। मैंने तो उठ के उस चार दीवारी और चार दीवारी तकद्दुस की बात करनी थी, और यकीनन जो कुछ मेरे साथ सिंध में हो रहा है मैं वो उसकी भी बात करती। खौफ क्या है, इससे जाहिर होता है कि कितने गिल्ट है अंदर,
क्या कुछ है इनके अंदर जिसको ये क्या कर रहे हैं जुल्म ये सिंध के साथ, जिसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये असेंबलियों के और इन मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ शील्ड्स के पीछे छुपते हैं। जी लेकिन डॉक्टर साहब ये मतलब अब जिस तरह से ये मामला चल रहा है तो आपको लग क्या रहा है, ये मतलब ये अब इस तरह करते रहेंगे तो ये जवाब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन जिस वक्त ये मुल्क ऐसे शदीद क्राइसिस में है, आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिचुएशन है, लोग कौमी असेंबली का इजलास देख रहे हैं और फिर ये मामला देख रहे हैं जो ये कर रहे हैं, वो क्या मैसेज जा रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर, क्या लोग सोच रहे होंगे, वहां पुलवामा का अटैक, वहां इंडिया, ये तमाम चीजें हैं एंड यहां पर ये मामला चल रहे हैं, ये और सिंध असेंबली में भी और करारदादें पेश नहीं हो रही, आगा सिराज दुरानी साहब के पीछे लगे हुए। जी देखिए, मैं कहती हूँ आप जरूर बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या शख्सियात मुल्क से ऊपर है? बिल्कुल, ये मुल्क है तो हम हैं। अगर नेशनल असेंबली में भी इतनी बड़ी बात हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, आपने बात, आप वो उसको बैठ के एक स्पीकर के साथ डिसाइड करते कि हम 10 मिनट ये बात करेंगे, लेकिन ये इतना टाइम 1 घंटा 2 घंटा हम ये मुल्क की बात करेंगे। आज बहुत बड़ा हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव नेशनली पहली दफा है कि लोग की तरफ देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में, टूरिज्म में लोगों ने नेगेटिव एडवाइजरी पहले दी करके पॉजिटिव अब इनकरेज कर एक तरफ पैगाम, इस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं और वो आ रही हैं। आप किसके हाथों में खेल रहे हैं? आप किसके हाथ मजबूत करना चाहते हैं? निहायत अफसोस के साथ आज अगर सिंध असेंबली में भी जिस तरह है, क्या होता अगर आप पहले मुल्क की बात कर लेते, पहले आप कश्मीर की बात कर लेते। एक रेजोल्यूशन था, उससे तो 2 मिनट से ज्यादा वो नहीं लेना था, वो रेजोल्यूशन पास हो जाता, आप अपनी बात करते, आप जरूर उनकी बात करते, आप सिराज दुरानी साहब की बात करते, आप उनकी जो भी आपका मौकफ था वो रखते, दूसरी पार्टीज भी रखती और एक डिस्कशन होनी चाहिए थी। पर क्या उससे पहले अगर कश्मीर पे रेजोल्यूशन था तो उस पे इनको क्यों ऑब्जेक्शन था? क्या जानबूझ के ये उस चीज को दबाना चाहते, उस इश्यू को पीछे फेंकना चाहते? तो मैं समझती हूँ ये निहायत अफसोसनाक और एक खतरनाक उसकी तरफ ले जा रहे हैं। ये किनके हाथों में खेल रहे? अच्छा, एक बात आपने और की तकरीर के दौरान, आपने जिक्र किया कि सिंध जो है वो सिर्फ लाड़काना नहीं है, सिंध बदीन भी है, सिंध के दीगर शहर भी हैं सिंध में, और यकीनी तौर पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जिक्र आज कौमी असेंबली में करने की वजह स्पेसिफिकली थी, कोई खास वजह? क्योंकि हमने देखा तो है कि किस तरह उन्होंने फंड्स जो हैं एक ही जगह यूटिलाइज किए हैं, तरक्की एक ही जगह की दिखाते हैं, जहां भी तरक्की नहीं है वो भी सिर्फ ऑन फोटोज में की हद तक है। तो ये क्या गवर्नेंस के नाम के ऊपर जो आंखों में धूल झोंकी जा रही है उसको आपने बेनकाब किया आज असेंबली में, इसकी कोई खास वजह इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को और इस जाविये से अगर आज के हालात में देखा जाए तनाजुर में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जाहिर है कि जब इन्होंने रिएक्ट किया और इस तरह राजा परवेज अशरफ घेराव के लिए पहुंच गए, नवीद कमर साहब घेराव के लिए पहुंच गए स्पीकर का, यानी कहां गए, किस बात के सीनियर है भाई आप लोग, और क्यों आपको राइट क्यों है बोलने का और मुझे क्यों नहीं है? अब मैं अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रही हूँ, मैं आपसे ज्यादा वो रखती हूँ, मेरी इज्जत आपसे ज्यादा है, मैं फॉर्मर स्पीकर भी रही हूँ, तो इस तरह आपको बिहेव करना चाहिए। और अगर कोई डर है तो देखिए, मैं अभी तक मेरा मुंह बंद है। अब बात आई है कि आप लाड़काना और नवाब शाह इन 10 सालों में आप जरा फंड्स उठाइए, आप 10 सालों का सिंध का बजट उठा के देखिए कि किधर गया और क्या वो लगा भी है सरजमीन पे? आज बदीन में आप लोअर सिंध की, बल्कि मैं बात करूंगी लोअर राइटेरियन की, कि बच्चे जो हैं कि वो एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, सरापा एहतजाज है, बेरोजगारी है, लोगों की जमीनें नहीं, वहां पे क्रॉप नहीं हुए हैं, क्या सूरत हाल है, सब कयामत बरपा है वहां पे, इनको नजर आता है, रोजाना वहां एहतजाज हो रहा है। क्या एक दफा किसी मेंबर ने, ये मेरा काम है सिर्फ, क्या सिंध के ये जो दावेदार बने फिरते हैं, हुक्मरान बने फिरते हैं, क्या इनका काम नहीं है कि ये बात करें? हाँ, रात के अंधेरों में जरूर बदीन में छुप के आते हैं, लोहारी शरीफ में जाते हैं, क्या करने जा रहे हैं वहां? ये रातों में छुप के क्या करने आते हैं?
मैंने अपने और अपने खानदान की सिक्योरिटी की भी बात की है फ्लोर पे। ये अचानक इतनी वहां पे मशकूक किस्म की एक्टिविटीज वहां इन्होंने शुरू की हुई है। जिन लोगों पे पाबंदी थी, जिन ग्रुप्स पे पाबंदी थी, उन ग्रुप्स के साथ आते, उनके साथ प्रोग्राम्स कर रहे। आप ये बड़े खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं बदीन में। ये सिंध के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा इसकी कर रहे हैं। मजीद अगर इजाजत दें, एक ब्रेक हम लेते हैं, इसके बाद आते हैं तो मजीद गुफ्तगू। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी तौर। और जो सुबह सिंध में हुआ है हाल गवर्नेंस का, वो तो बेनकाब हो ही रहा है, लेकिन जो अरेस्ट शुरू हुए हैं उसके बाद जो सियासी रद्द-ए-अमल है हुक्मरान जमात का, आज उसको भी हम बेनकाब कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक। सुबह सिंध में मजमूई गवर्नेंस, कौमी असम्बली में इजलास, शोर शराबा, पीपल्स पार्टी की सियासत, अहम तरीन हकायक बेनकाब कर रहे हैं। सिर्फ एक फैक्ट आपके सामने हम रखते चले हैं। अगर सिराज दुरानी के अरेस्ट के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हर तरह की तनकीद की है, गैर इंसानी सलूक, चार दीवारी का तकद्दुस, और हर जाविये से तनकीद की है नैब के ऊपर। लेकिन अगर केस के मेरिट पर सिर्फ एक फैक्ट आपके सामने रख दें कि अगर सिराज दुरानी साहब की रिमांड रिपोर्ट अगर देखी जाए या नैब की इन्वेस्टिगेशन से जो हमें मालूमात हासिल हुई है वो देखी जाए, तो अगर सिराज दुरानी के जो टोटल इनकम उन्होंने डिक्लेयर की है 1985 यानी 1985 से लेके जून 2018 तक, वो इनकम टोटल 84 मिलियन है। यानी अगर हम उसको प्रिसाइसली कहें तो तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख कुछ इनकम है जो उन्होंने डिक्लेयर करी है। लेकिन आगा सिराज दुरानी पर जो केस है वो ये है जी कि आपने 8 करोड़ 40 लाख की जो इनकम डिक्लेयर की है, उसके बरक्स आपके असासाजात जो हैं उनकी मालियत 269 मिलियन यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए आपके और आपके अहले खाना की जायदाद जो डिक्लेयर आपने की है ऑफिशियली जून 2018 के रिटर्न्स में, वो आपने कैसे बनाई? यानी आपकी 40 साल की 30 साल की आमदनी जिसमें आपके अखराजात सब मिला के भी चलता होगा, पूरा घर चलता होगा, वो 8 करोड़ 8.5 करोड़ है। लेकिन उससे असासाजात जो आप बना रहे हैं, वो जो डिक्लेयर भी आप कर रहे हैं बुक वैल्यू पर, वो 26 करोड़ रुपए के बन रहे हैं। तो ये जादू है या आपका कोई करिश्मा साजी है, या ये स्पीकर से असेंबली कोई जादू आता है जो कोई और नहीं कर सकता, जो आप माशाल्लाह कर सकते हैं, ये फन जानते हैं? ये सवाल है जो नैब आपसे पूछ रही है जनाब, जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे, सियासत कर रहे हैं। फहमीदा मिर्जा साहब, आप अपने खानदान के हवाले से बता रहे हैं, कुछ थ्रेट्स हैं, हम जानते हैं बदीन में सियासत आपकी और फिर पूरे मजमूई सिंध में सियासत जो है, जुल्फिकार मिर्जा साहब हो, आप हो, हुसैन मिर्जा साहब, क्या थ्रेट्स आ रहे हैं? क्या हो रहा है? मशकूक अशखास का आप जिक्र कर रही थी, क्या हो रहा है इस वक्त आप लोगों के साथ? जी देखिए, बड़ी सारी इनकी जो लीडर रात के अंधेरों में क्यों आती है बदीन शरीफ जैसी जगह जो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। देखिए वहाँ 2 ग्रुप्स हैं और बहुत ही, जिसके बाद वहाँ पे बड़े खून हुए हुए हैं, पुरानी हिस्ट्री है, जिसके बाद कुछ बैन लगे हैं कुछ ग्रुप्स को वहाँ आने। हम बड़ी ख़तरनाक ये सूरत हाल की तरफ ले जा रहे हैं कि ये अगर उन बैन जो किया हुआ है कोर्टों की तरफ से इस किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये रातों को छुप के जाते हैं, दिन में क्या करने जा रहे हैं, क्या बांटते हैं, क्या करते हैं, कुछ हमें पता चलना चाहिए। और एक अजीब माहौल वहां पैदा हो रहा है। मेरे और हम सबको अपनी सिक्योरिटी का है, उसके साथ साथ मैं बदीन के माहौल की तरफ मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है कि वहां पे जिस तरह के हालात, एक तो गुर्बत हो, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लॉइट करें, तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, जिसके लिए मैं सोचा था कि पहले मैं उसके लिए प्रॉपर मैं चीफ जस्टिस साहब भी खत लिखूंगी और मुख्तलिफ इदारों को भी लिखूंगी कि ये सब क्या हो रहा है, इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन आज जो सूरत हाल थी, मैं तो क्योंकि एक मुल्क के जो हालात हैं उसके लिहाज से मैं चाहती थी कि सिंध असेंबली में भी उसके हवाले से रेजोल्यूशन पास होती, वहां डिबेट होती। देखिए हसनैन मिर्जा एक बैरिस्टर हैं लिटकन सिंध से, जिन्होंने की है, यहाँ से आपके कायदे आज़म और आप क्यों
कि आप ये अगर वो आए थे कुछ कंट्रीब्यूट करने कि वो असेंबली में कंट्रीब्यूट करते। 5 साल तो स्पीकर साहब ने ये जो आज बातें करते हैं कि नेशनल असेंबली में मैं ना बोलूं, और प्रोविंस में उन्हें ना किसी कमेटी में नुमाइंदगी दी, ना उनको बोलने दिया गया। ये कौन सी जमहूरियत है? तो जो सिंध असेंबली के लिए रूल्स कुछ और है, वहां जमहूरियत की डेफिनेशन, शायद जमहूरियत सिर्फ अनवर मजीद का नाम है सिंध में, और यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में आप जिस तरह चाहे बुलडोज कीजिए, क्योंकि आपको प्लेटर में रख के दी गई है, इतने नुमाइंदे लेके आप आ गए हैं, इसलिए अब आप डिक्टेट करेंगे। आप जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं तो जमहूरी तरीके से चलाइए, और सूबे में चलाइए, और सूबे में भी जमहूरी तरीके से चलाइए, क्योंकि ये आप पे बड़ी जिम्मेदारी आती है जो अपने आप को बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है। 10 साल आपने जिस तरह अनइलेक्टेड लोगों के साथ हुकूमत चलाई है और खून चूसा है गरीब आवाम का, उसके जिम्मेदार हैं आप, सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जब चाहेंगे, जब तकलीफ में आएंगे तो गरीबों को आगे करके नारे लगवाएं, सिंध कार्ड इस्तेमाल करें। जब आप कुछ बांटने पे आए, 1.5 अरब के करीब इन्होंने इस इलेक्शन पे खर्च किया है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, बदीन डिस्ट्रिक्ट में 1.5 अरब से ऊपर। इनसे 1/4 भी क्या गरीब आवाम के लिए खर्च नहीं हो सकता था? पानी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे? मिनिस्टर बनाए कि आप जाइए, आप लूटिए, और जो बदीन के रहा सहा कुछ है, कुछ उन गरीब लोगों के अगर कुछ रह गया है उसे भी खत्म कर लीजिए, उसे भी आप चूस डालिए, उनका खून अगर कुछ है। ये तो सूरत हाल हो रही है। और आज आप बात कर रहे हैं सिंध कार्ड की, सिंध की बात करते हैं। आपसे बड़े गद्दार कौन हो सकते हैं? आपने लूटा है सिंध को, आपने गद्दारी की है सिंध के साथ। आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अगर वो जमहूरी पार्टी की करते हैं, मैं तो अफसोस इसका है कि हर गलत काम के ऊपर पहले तो भी शहीद का नाम डाल दें, हर ऐप पे, हर ऑप्शन पे, अब जहां दिल चाहता है जिंदगी दुख नहीं लेने दिया, अब उनका पीछा छोड़ दीजिए, जिनको बार बार आप अपने गलत गुनाहों के लिए आगे लाते हैं, गुनाहों के करते हैं और उसके बाद उनके शील्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फहमीदा साहब, ये जो आपने, अगर आप तक आवाज, जी मैं पूछना चाहता था कि सिंध कार्ड जो आपने जिक्र किया है, मैं जो आपने हालिया स्टेटमेंट जरदारी साहब की मंगी साहब के हवाले से, जो नैब पिंडी के डीजी हैं, वो सुनी हो अगर, तो उन्होंने कहा जी कि सिंधी को लाकर हम सिंधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अपने ही में से लोग निकलते हैं जो दगा करते हैं, ये उनके अल्फाज थे। लेकिन मजमूई तौर पर आप सियासत बेहतर समझती हैं, देख रही हैं, क्या ये जो अभी हो रहा है ये पेशबंदी है, तैयारी है उसके लिए जो शायद होने वाला है 1 या 2 माह बाद? क्योंकि नैब के 5 या 4 रेफरेंसेस तैयार हैं, 5 अक्यूज के अंदर नाम बताया जा रहा है, 12 रेफरेंसेस पाइपलाइन में, 18 लोगों की टीम कराची से गई हुई है, 3 लोग जेआईटी के शामिल हैं, काम कर रहे हैं, और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली जेआईटी उस पर काम किया जा रहा है। क्या ये सब कुछ जो कौमी असेंबली में हम देख रहे हैं, ये सब उसकी पेशबंदी है क्या आपकी नजर में? देखिए, मैं क्योंकि आगे आने वाली बातें नहीं, नैब के पास केस हैं जो हम मीडिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि सिंधियों का खून चुसवाने के लिए इन्होंने अनवर मजीद जरूर ले आए थे, एक नॉन सिंधी, और फिर ये जो कराची की जो हाईवे की जमीनें हैं, कितना 18,000 हैं या कितनी है, वो किससे खून चुसवा रहे थे गरीब लोगों का? क्या वो सिंधी नहीं थे? आप एक ये हमेशा इस तरह डिवाइड करवाते, आपके लिए सिंध है, अवाम के लिए नहीं है। अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानी इसलिए थी कि आप सारी जागीरें, सारी जायदाद आप इन लोगों के हवाले कर दें, आप सिंध अनवर मजीद के हवाले कर दें, आपने जो कुछ भी किया है, और जिन लोगों को, अब मैं अभी भी बड़ा रिस्ट्रेन करती हूं, मैं नहीं बात करना चाहती थी, लेकिन इनके रवैये हैं कि जो मुझे फोर्स करते हैं। मैं बड़ा खामोशी से असेंबली में अपना रोल मैंने पिछले 5 साल भी गुजारा और अब भी कर रही थी, लेकिन अगर ये रवैया आप असेंबलियों में दिखाएंगे तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। और आज आप जो कुछ सिंध में कर रहे हैं, मैं आपने सिराज साहब की बात की, उनकी बच्चियां मेरी बच्चियां हैं, उनके बच्चों का मैं समझ सकती हूं, क्योंकि मेरी बच्चियां भी इस तकलीफ से गुजरी हैं।
मेरे साथ यही कुछ हुआ है। 2015 दूर नहीं है, 2016 दूर नहीं है, यही सब कुछ हुआ। मेरा बेटा